ओए जिज्ञास कुमार अभी आगे सके। तो आज हम लोग समझते हैं मृदा संसाधन का प्रश्न उत्तर होगा बेहतरीन तरीका से। खूब पढ़े थे, लगभग 50 ऑब्जेक्टिव लिखाए होंगे। मृदा 6 प्रकार के, मृदा प्राकृतिक संसाधन, मृदा नवीकरणीय संसाधन, सबसे उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा है। आज उसका प्रश्न उत्तर होगा, है ना। तो सबसे पहला है, आगे है सब सके बैठा हुआ बेंच को आओ, ठीक है ना। अरे कौन किताब दिया, दूसरा किताब दीजिए। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। 1 के डी, जी हाँ 1 के डी। भनभुना करेंगे, पहले बंद कीजिए भनभुन। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट में तो हो ही जाएगा, शांत रहना पहले। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? 2 के डी होगा। मरुस्थलीय मृदा विस्तार 3 के बी, चौथा, ठीक है। मेढक के पर्यावरण को नष्ट करने वाला रसायन एंड्रीन। 4 के सी, बता रहे ना, मेढक के पर्यावरण नष्ट करने वाला एंड्रीन हो गया। 4 के सी, 5वां। काली मृदा दूसरा नाम 5 के बी, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है जलोढ़ मृदा प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न। जलोढ़ मृदा विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। इस मृदा में कौन कौन सी फसल लगाई जाती है? लिखिए। जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले पंजाब हरियाणा, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल है ना। कौन है जी? पश्चिम बंगाल है। इस मृदा में कुछ क्वेश्चन इसी में कि इस मृदा में कौन कौन फसल लगाई जाती है ना। इस मृदा में चावल, हाँ चावल, धान जिसको बोलते हैं। इस मृदा में चावल, गेहूं, मक्का, इस मृदा में चावल, गेहूं, मक्का, दलहन एवं गन्ना जैसी फसलें लगाई जाती है। एवं गन्ना जैसी फसलें लगाई जाती है। एवं गन्ना जैसी फसलें क्या की जाती है? लगाई जाती है। फिर से समझिएगा, क्वेश्चन था कि जलोढ़ मृदा विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। इस मृदा में कौन कौन सी फसल लगाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल, है ना जी। ये जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य हैं। जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश एवं कौन है? पश्चिम बंगाल। एवं कौन है बाबू? कोई दिक्कत? इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं? तो इस मृदा में चावल, गन्ना, मक्का, दलहन एवं गन्ना जैसी फसलें लगे। कोई दिक्कत? दूसरा, समुच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? लिखिए। समुच्च कृषि, दूसरा का आंसर समुच्च कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में, समुच्च कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है।
समुच्च कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। समुच्च कृषि के माध्यम से समुच्च कृषि के माध्यम से मृदा अपरदन को रोका जाता है। समुच्च कृषि के माध्यम से मृदा अपरदन को रोका जाता है, रोका जाता है। समुच्च कृषि में मृदा अपरदन को क्या किया जाता है? इस कृषि के माध्यम से इस कृषि के माध्यम से वर्षा जल का इस कृषि के माध्यम से वर्षा जल का भी संचयन किया जाता है, किया जाता है। इस कृषि के माध्यम से वर्षा जल का संचयन भी किया जाता है। इस कृषि के माध्यम से वर्षा जल का भी संचयन किया जाता है। इस कृषि के माध्यम से वर्षा जल का संचयन भी किया जाता है। इस कृषि के माध्यम से कौन जल का? जी हाँ, इस कृषि के माध्यम से वर्षा जल का भी संचयन किया जाता है। कोई दिक्कत? कोई बच्चे YouTube पर पूछ रहे थे कि सर रूटीन बता दीजिएगा कि कैसे कैसे क्लास जो है कराते हैं। तो बाबू आप जान लीजिए कि सोमवार को जो है, जी हाँ, सोमवार को आपका क्या हो गया? हिंदी। आप जब पढ़ने बैठिएगा तो सोमवार को हिंदी लेकर, मंगलवार को, जी मंगलवार को संस्कृत लेकर बैठिएगा, बुधवार को इतिहास, आज देखिए गुरुवार है इसीलिए जो है ज्योग्राफी चढ़ा, भूगोल है ना, और शुक्रवार को राजनीतिक शास्त्र, जी हाँ, और शनिवार को इकोनॉमिक्स, और उसके बाद संडे को जो है क्या होगा ना, अदर्स हो जाता है। जो शनिवार को बोलेंगे कि हाँ आपको ये सब्जेक्ट लेके आना है तो आप उस सब्जेक्ट को लेकर आइए। और जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, घर में कौन बच्चा का बड़ा मोबाइल नहीं होगा, ज़रूर जुड़े। अगर जो जिसका कुछ भी विषय छूटा हुआ है कि सर थोड़ा थोड़ा तभी सबके पढ़ाई हुआ कि सबरा छूटा हुआ था, उस टेलीग्राम में आप मार्च महीना से देख लीजिए, उससे पहले वाला तो उधर का है। मार्च महीना से सिलेबस चालू है, मार्च महीना जितना रहे ना सब डेट दिया हो रहता है ना, सब जो है इस बार मैंने इस साल का है, तो वो देख लीजिएगा आप लोग, समझ गए कि नहीं। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप कैसे जुड़िएगा? टेलीग्राम को प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कीजिएगा। जब डाउनलोड हो जाए तो उसमें BAVA1 सर्च कीजिएगा, तो ज्वाइन नीचे लिखाएगा, उसमें जाके क्या हो जाना है, ज्वाइन हो जाए। चलिए चलते हैं आगे क्लास। तो पूर्ण विराम दो। हाँ, अभी जस्ट हमने क्या लिखा, समुच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? तो समुच्च कृषि पहाड़ी वाले क्षेत्रों में किया जाता है, इससे मृदा अपरदन को किया जाता है, रोका जाता है। इस कृषि के माध्यम से वर्षा जल का भी संचयन किया जाता है, वर्षा जल को भी बचाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? जहाँ पवन अपरदन होता है ना, कृषि की कौन सी फसल उपयोगी मानी जाती है? कृषि की कौन सी तरीका सही माना जाता है? लिखिए, पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में, तीसरा कैंसर, पवन अपरदन, अपरदन में कटाव समझते हो, अपरदन, अपरदन, पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में, पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में, पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में, कौन अपरदन वाले? जी हाँ, पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि, पट्टिका कृषि, पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि, पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि
पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कौन कृषि? पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि, पट्टिका कृषि, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है, उपयोगी मानी जाती है। क्षेत्रों में पट्टिका कृषि उपयोगी, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कृषि की पट्टिका, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि उपयोगी, कौन कृषि? पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि क्या की मानी जाए? क्या होता है? पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि, कौन कृषि? पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि क्या मानी जाती है? इसमें फसलों के बीच घास को लगाया जाता है। इसमें फसलों के बीच घास को लगाया जाता है। पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि श्रेष्ठ माना जाता है ने। इसमें फसलों के बीच में क्या लिया जाता है? फसलों के बीच में क्या लगा दिया जाता है? घास मिट्टी को अपने जड़ों से जकड़े हुए रहती है। घास मिट्टी को अपने जड़ों से, घास मिट्टी को अपने जड़ों से जकड़े हुए रहती है। ओके, हाँ? पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में जो है पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। इसमें फसलों के बीच घास को लाया जाता है। घास मिट्टी को अपने जड़ों से जकड़े हुए रहती है, जिससे मृदा अपर्दन नहीं होता, जिससे मृदा अपर्दन नहीं होता, माने मृदा का कटाव। पवन में अपर्दन होता है ना, जिससे मृदा का अपर्दन नहीं होता। ये हो गया बाबू। कॉमन नंबर क्वेश्चन चौथा, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ? यहाँ की मृदा की क्या विशेषता? भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ? तो पूर्वोत्तर भाग, पूर्व और उत्तर भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ। नदी डेल्टा कैसे बनता है? तो नदियाँ 3 प्रकार के कार्य करती हैं, हम पहले ही बता चुके हैं। अपर्दन, परिवहन, निक्षेप। अपर्दन तेज धारा रहा, ऊपर से पहाड़ी क्षेत्र है तो गिरा पानी तो काटा, और काट के ढोया। जब उसकी ताकत कम जाता है तो मैदानी भागों में मट्टी को छोड़ना शुरू करता है। वह धीरे धीरे करके क्या बन जाते हैं? डेल्टा। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ बाबू? पश्चिम बंगाल में बना हुआ है सुंदरबन डेल्टा है ना जी, बाघ रिजर्व के लिए। समझिए कि ना? तो कहता है भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ? तो भारत के पूर्वोत्तर भागों, पूर्व उत्तर भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ। देखिए, भारत के चौथा कैंसर, भारत के पूर्वोत्तर, हमरा वाला देखते हैं आप लोग, लिखिए अपने से। भारत के पूर्वोत्तर भागों में, इसका मीन्स है पूर्व उत्तर। भारत के पूर्वोत्तर भागों में नदी डेल्टा का, भारत के पूर्वोत्तर भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। भारत के पूर्वोत्तर भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ। यहाँ की मृदा की विशेषता, यहाँ की मृदा की विशेषता यह है कि, यहाँ की मृदा की विशेषता यह है कि ये, यहाँ की मृदा की विशेषता यह है कि ये उपजाऊ होते हैं। यहाँ की मृदा की विशेषता यह है कि ये उपजाऊ होते हैं। ये क्या होते हैं बाबू? उपजाऊ होते हैं। यहाँ की मृदा की विशेषता यह है कि ये उपजाऊ होते हैं, क्योंकि ये मृदा
ह्यूमस युक्त होते हैं, कि मृदा क्या होते हैं? ह्यूमस युक्त होते हैं। ह्यूमस युक्त होते हैं। उपजाऊ होते हैं। यह क्या क्या लिख दिए जी? भारत में पूर्वोत्तर भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ। यहाँ की मृदा की विशेषता यह है कि उपजाऊ होते हैं, क्योंकि ह्यूमस युक्त होते हैं। ये जलोढ़ मृदा होते हैं। फिर इसी में ये जलोढ़ मृदा होते हैं। ये जलोढ़ मृदा होते हैं। इसमें होते हैं, इसमें रबी फसल की प्रधानता होती है। इसमें रबी फसल की प्रधानता होती है। ये जलोढ़ मृदा होते हैं, इसमें रबी फसल की प्रधानता होती है। ये जलोढ़ मृदा होते हैं, इसमें रबी फसल की, ये जलोढ़ मृदा होते हैं और इसमें रबी फसल की कोई दिक्कत बाबू? ये जलोढ़ मृदा होते हैं और इसमें कौन फसल की? रबी फसल की प्रधानता होती है। कॉमा नंबर, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? खेत में कॉमा नंबर 55, खेत में फसल को बदल कर लगाने को फसल चक्रण कहा जाता है। खेत में फसल को बदल लगाने को फसल चक्रण कहा जाता है। खेत में फसल को बदल लगाने को फसल चक्रण कहा जाता है। फसल चक्रण के माध्यम से मृदा के पोषणीय स्तर को, मृदा के क्या चीज़ को जी? पोषणीय स्तर को बरकरार मृदा के पोषणीय स्तर को क्या रखा जाता है? बरकरार रखा जाता है। मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जाता है। मृदा के पोषणीय स्तर को क्या किया जाता है? बरकरार रखा किसके द्वारा? जानते हैं, बताते हैं। गेहूं, कपास, मक्का आदि फसल लगाने के बाद, चाहते तो लिख भी सकते हैं, गेहूं, मक्का, आलू, कपास फसल लगाने के बाद जब मृदा में ह्रास हो जाता है, पोषणीय स्तर घट जाता है, तब दलहनी पौधा लगा करके उसमें मृदा के पोषणीय स्तर को किया जाता है? बरकरार रखा जाता है। क्या किया जाता है? बरकरार किया जाता है ना। दलहनी पौधे को लगा दिया जाता है तो उसको नाइट्रोजन तत्व की जरूरत नहीं होता है, ज़्यादा खाद की जरूरत नहीं होता है, तो दूसरा फसल जो है क्या होता है? दूसरा तत्व उसमें आ जाता है, तब फिर आप उस फसल को लगा सकते हैं, गेहूँ, कपास, मक्का, आलू। ओके, कोई दिक्कत? ये हो गया। अब आ जाइए दीर्घ उत्तरीय पर, 3 वर्ग करा देते हैं। जलाक्रांता कैसे उपस्थित है? थोड़ा लिखा देते हैं, बाकी नंबर के अनुसार जैसे पूछेगा आप लिखिएगा। मृदा प्रदन में इसकी क्या भूमिका है? जलाक्रांता कैसे उपस्थित होती है? लिखिए। ऐसे लिखो, पंजाब हरियाणा, कौन नंबर बाबू? पहला। दीर्घोत्तरीय का फर्स्ट कहाँ है? डस्टर। हाँ, दीर्घोत्तरीय का दीर्घोत्तरीय का पहला है। अब आए ना, पंजाब हरियाणा
पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई से भी भूमि का निम्नीकरण पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई से भूमि का निम्नीकरण हुआ है। भूमि का क्या हुआ है? निम्नीकरण हुआ है। अति सिंचन से माने खूब पटौनी से, अति सिंचन से ये चल रहा है आपका मृदा संसाधन। किसका जी? मृदा संसाधन का। प्राकृतिक संसाधन उपयोगिता दृष्टि नवीकरणीय है। अब उसके बाद क्या लिखे बाबू इसी में? अति सिंचन से जलाक्रांता की, अति सिंचन से जलाक्रांता की समस्या पैदा होती है। अति सिंचन से जलाक्रांता की समस्या पैदा होती है। अति सिंचन से जलाक्रांता की समस्या पैदा होती है। खूब पटवनी से अति सिंचन से जलाक्रांता की समस्या पैदा होती है। कौन चीज़ से? अति सिंचन से जलाक्रांता की समस्या पैदा होती है। कौन सिंचन से? अति सिंचन से जलाक्रांता की समस्या पैदा होती है। जलाक्रांता से मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं, जिससे भूमि का निम्नीकरण होता है। जिससे भूमि का क्या होता है? निम्नीकरण माने अनुपजाऊ। जिससे भूमि क्या हो जाती है? निम्नीकरण होती है। जिससे भूमि निम्नीकरण होती है माने अनुपजाऊ होती है। क्या होती है जी? माने जला ज़्यादा दिन पनिया रहता है ना खेत में, लवणीय और क्षारीय गुण क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। जिससे भूमि क्या हो जाते हैं? निम्नीकरण। जिससे भूमि का क्या हो जाता है? निम्नीकरण हो जाता है। लिखो, तेज बहाव के कारण इन क्षेत्रों में, लिखो एक लेना, तेज बहाव के कारण इन क्षेत्रों में मृदा का अपरदन भी होता है। तेज बहाव के कारण इन क्षेत्रों में मृदा का अपरदन भी होता है। अपरदन का मीन्स होता है, अपरदन का मतलब होता है कटाव। अपरदन का क्या मतलब होता है? कटाव। अपरदन भी हो गया बाबू, वेरी गुड। दूसरा, मृदा संरक्षण पर निबंध लिखिए। कौन संरक्षण पर? लिखिए। मृदा प्राकृतिक संसाधन है। मृदा प्राकृतिक संसाधन है। मृदा प्राकृतिक संसाधन है। मृदा प्राकृतिक पूर्ण विराम उपयोगिता के दृष्टि से या नवीकरणीय संसाधन है। उपयोगिता के दृष्टि से या नवीकरणीय संसाधन, मृदा प्राकृतिक संसाधन है।
उपयोगिता के दृष्टि से यह नवीकरणीय संसाधन है। उपयोगिता के दृष्टि से यह नवीकरणीय संसाधन है। मृदा प्राकृतिक संसाधन है, उपयोगिता की दृष्टि से नवीकरणीय संसाधन है। ओके, उपयोगिता की दृष्टि से नवीकरणीय संसाधन है, इसलिए इसका संरक्षण करना चाहिए। इसलिए इसका संरक्षण करना चाहिए। इसलिए इसका क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। हमारा आर्थिक क्रियाकलाप मृदा पर ही हमारा आर्थिक क्रियाकलाप मृदा पर ही संपन्न होता है। हमारा आर्थिक क्रियाकलाप मृदा पर ही संपन्न होता है। हमारा आर्थिक क्रियाकलाप मृदा पर ही यह समाप्त तो नहीं होता है, लेकिन प्रदूषित या अपरदन हो सकता है। प्रदूषित या अपरदन हो सकता है, लेकिन प्रदूषित या अपरदन हो सकता है। अपरदन में होता है कटाव। प्रदूषित या अपरदन हो सकता है, लेकिन प्रदूषित या क्या हो सकता है बाबू? प्रदूषित या क्या हो सकता है दोस्त? अपरदन मने आप समझ रहे क्या? निम्नीकरण मने अनुपजाऊ, निम्नीकरण मने लिखो। पेड़ पौधों को लगाकर इसी में पूरे हम देखें। पेड़ पौधों को लगाकर हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। पेड़ पौधों को लगाकर हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। पेड़ पौधों को लगाकर मृदा का हम संरक्षण कर सकते हैं। पेड़ पौधों को लगाकर हम मृदा का क्या कर सकते हैं? पेड़ पौधे मिट्टी की जड़ों को जकड़े हुए रहती है। पेड़ पौधे मिट्टी की जड़ों को जकड़े हुए रहती है। कोई दिक्कत बाबू? पेड़ पौधे मिट्टी की जड़ों को जकड़े हुए रहती। हो गया? ओके। एट लास्ट, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है। स्पष्ट कर। भारत में अत्यधिक पशुधन है, लेकिन खूब खपत भी, जितना है पशुधन सब खपत नहीं करता है। लिखिए, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। मैंने जमीन इतना है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में
भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है। इसका योगदान लगभग क्या है? नगण्य है। मैंने गिना नहीं जा सकता है, ये नहीं। इसका योगदान लगभग क्या है? नगण्य है। इसका योगदान लगभग क्या है? भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग क्या है? नगण्य है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान क्या है बाबू? नगण्य है। भारत पशुधन के मामले में विश्व के भारत पशुधन के मामले में विश्व के भारत पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल, विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है। विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है। भारत में अस्थाई चारागाह, भारत में अस्थाई चारागाह के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है। जो पशुधन के लिए उपयुक्त नहीं है। जो पशुधन के लिए उपयुक्त नहीं है। जो पशुधन के लिए उपयुक्त नहीं। कोई दिक्कत बाबू? तो ये हो गया आपका प्राकृतिक संसाधन में का मृदा संसाधन। बहुत सारे भाग में आपको मिले होंगे, कम से कम 3-4 भाग इसका होगा जी मृदा संसाधन का। एक चैप्टर क्लियर हो गया का। अब खा का आज शुरुआत करते हैं। प्राकृतिक संसाधन में खा, मजा आ जाने वाला। क्या और है? क्लियर हो गया ना दीर्घोत्तरीय तक? अच्छा बताओ, किसी भी देश को कंसंट्रेट, किसी भी देश को संतुलित रखने के लिए कितना प्रतिशत बन? 33% चाहिए है ना। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 वर्ग किलोमीटर है। आप हमें ये बताइए, भारत में कौन कौन राज्य में 80% से भी ज़्यादा कृषि होता है, और कौन कौन राज्य में जो है 10% से भी कम होता? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर है ना जी, अंडमान निकोबार। वेरी गुड, वाह। आज शुरू करते हैं जल संसाधन। प्रारंभ कर दें, 10-20 को जिक्के जान लेंगे। तब नहीं समझ में आएगा बोलिएगा बेहिचक, है ना जी। देखिए इसका इंट्रोडक्शन चल जाएगा। इंट्रोडक्शन क्या, फिर जहाँ तक पढ़ा देंगे फिर इसको नहीं पढ़ेंगे, आप घर से पढ़ के आइएगा, ठीक है। हाँ, किताब लेके बैठिएगा तो और अच्छा बात है। आज हम लोग काम में प्राकृतिक संसाधन का क्या खत्म किए? मृदा। क्या खत्म किए? इकाई 1 आपको पेज नंबर 1 से लेके 126 तक का खत्म किया आपका मृदा। खा प्रारंभ करते हैं जिसका नाम है जल। जी हाँ, जल संसाधन। अब इसको हम पृथ्वी पर से चालू करते हैं, ठीक है। जल संसाधन, तो जल कौन संसाधन है? जी हाँ, स्क्रीन पर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? तो खा में हम लोग पढ़ते हैं, है ना, आ रहा? हाँ, जल संसाधन। जल संसाधन, तो जल कौन संसाधन है? जी हाँ, प्राकृतिक संसाधन है। कौन संसाधन है बाबू? उपयोगिता के दृष्टि से जो है नवीकरणीय, समाप्त होने वाला नहीं है, लेकिन क्या प्रदूषित होगा? मृदा समाप्त होने वाला नहीं था लेकिन प्रदूषित होगा। अपरदन हो रहा था,
ठीक। अपर्दन भी बहुत प्रकार से होता है, पवन अपर्दन, जल अपर्दन। अपर्दन का मतलब कटाव होता है, नहीं मटिया उड़ा उड़ा के ले जाता है। तो जहाँ दक्षिण भारत में पवन अपर्दन होता है, समुद्र की तेज लहरें चलती है तो हवा बहुत ज़बरदस्त लाती है तो मटियों को उड़ाती है, तो फसल के बीच में लोग घास जो है लगा दिए जाते हैं, समझ गए कि नहीं। पहाड़ी क्षेत्रों में भी पवन अपर्दन होता है, माने अपर्दन को मतलब कटाव। नदियाँ 3 प्रकार के कार्य करती है, अपर्दन, परिवहन और नीचे। तो हम लोग जैसा कि अगले बार से ही मैं आपको बता चुके हैं कि भारत का स्थलाकृति इस प्रकार से है। हम लोग को जैसा कि पहले से जानकारी प्राप्त है कि भारत का स्थलाकृति किस प्रकार से, सॉरी, तो ये पर्वतीय इलाका है, क्या है जी, बीच में मैदानी और इधर पठारी, इधर भी ऊंचा है, दक्षिण में भी ऊंचा, उधर भी, इधर ना दक्षिण है, उधर भी ऊंचा है, उधर भी ऊंचा है, बीच में मैदानी है। तो यहाँ से नदियाँ निकलती है तेज, मट्टी लेकर आती है, यहाँ मैदानी क्षेत्र में छोड़ देती है, जलोढ़ मृदा का विस्तार होता है और इन्हें जा ही नहीं पाती है, कोई दिक्कत। और इधर से आके जो है, इधर से निकल, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु, और जो है सिंधु निकल जाती है इधर से जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान, और इधर आपका जो है ब्रह्मपुत्र जो अरुणाचल प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है, असम का शोक जो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, ऐसा माजुली द्वीप बनाता है असम में ब्रह्मपुत्र नदी जो है, कोई दिक्कत। भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी, भारत की सबसे चौड़ी नदी गंगा नदी, कोई उल्टा बोल दिए, भारत का, सॉरी, भारत का सबसे लंबी नदी, हाँ बउआ, अगर रहता है एशिया का तो ब्रह्मपुत्र अच्छा लंबा हो जाता है ना जी। गंगा वो तो आता है तिब्बत के मानसरोवर जी, लेकिन भारत में जो है कम ही ना उसका है जी, ठीक है। तो भारत का जो सबसे लंबा नदी गंगा, चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। शुरुआत करते हैं, जल संसाधन थे, तो जल प्राकृतिक संसाधन, उपयोगिता दृष्टि से अनवीकरणीय। पहले पृथ्वी पर देखते हैं जल का क्या पोजीशन है। तो बाबू 8 गो ग्रह है, 8 गो गोला है। 3.4 मिलियन वर्ष पहले जब पृथ्वी का, जब ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ तो गोला बना, ओकरा में एगो पृथ्वी बना। एक पत्थर फेंकाया जो ब्रह्मांड में है ऐसी लटका हुआ है, इस पर ही पृथ्वी है, इस पर भी जो है वायुमंडल है, इस पर क्या है जी, इसी के वजह से वायुमंडल है, यहाँ जल है, इसी के वजह से और भी है ना, इसी की वजह से हम लोग यहाँ संभव है, जीव है यहाँ, इसी की वजह से यहाँ क्या है जी, जीवन है, इसी वजह से क्या यहाँ जीवन है, कोई दिक्कत। अब पृथ्वी पर देख, पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी पर वायुमंडल है, इसके वजह से लड़का हम लोग आज बचे हुए हैं। आज पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता। एक बार बताए थे वायुमंडल के बारे में डिटेल से कि ना है। वायुमंडल में क्या है देखिए बउआ, ये हो गया क्षोभ मंडल, कौन मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर वाहिर मंडल। कौन मंडल जी, तो बाबू क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर तक है, इसी में जो है वर्षा बादल है ना जी, पक्षी उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। समताप मंडल के 10 किलोमीटर तक के जो है एरोप्लेन में उड़ता है, ओकर अंदर में जाता है 10 किलोमीटर तक के, है ना जी। समताप मंडल के हाँ ऊपर जा सकता है, वहाँ बर्फे खाली मिल सकता है उसको, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में ओजोन है, समताप मंडल के लास्ट में 10 किलोमीटर ओजोन परत है जो हमें सूर्य के पराबैंगनी किरणों से बचाते हैं। मध्य मंडल में जो है जानते हो, माने समताप मंडल ठंडा हो जाता है, और मध्य मंडल में जो है क्या है जी, गर्म मंडल है। कैसा जी, हाँ, उल्का पिंड गिरता है, इसी में जल के स्वाहा हो जाता है, खत्म हो जाता है। सैटेलाइट वगैरह को जो भेजा जाता है तो उसका कवच जो बड़ी माने तगड़ा बनाया जाता है कि 4-5 हज़ार डिग्री का भी रहे ना जी टेम्परेचर, 100 डिग्री पर पानी खोल जाता है, 1000 डिग्री भी रहे टेम्परेचर तो कुछ होवे नहीं। ये कल्पना चावला जो मरी, उसका वही हो गया था कि उसका जो, हाँ रॉकेट जो था ना उसका जी, हाँ वो क्रैश नहीं हुआ, उसका रॉकेट में आग लग गया था पिछला भाग में। हाँ, उसको जो बनाया जाता है ना एकदम कि उतना तक गले नहीं, लेकिन कुछ त्रुटि आ गई, इसके कारण गल गया, एकदम खत्म हो गया। 2003 में वो मरी थी। तो हम बात करें, ये आ गया उल्का पिंड, यहीं पे उल्का पिंड गिरते रहता है मंगल ग्रह पर से यहाँ तक, अगर ख़त्म हो के स्वाहा हो के टुकड़ा करके उसी धीरे धीरे समुद्र में गिर जाता है, कोई दिक्कत। अब यहाँ आयन मंडल में आपका सैटेलाइट वगैरह छोड़ा जाता है, उपग्रह वगैरह लगाया जाता है ना, सुदूर संवेदी यंत्र जो आपको मौसम को बताता है कि हाँ अंधर आने वाला है, वर्षा होने वाला है, सुदूर संवेदी यंत्र सब। और रेडियो पर जो गाना सुनते, टेलीविजन वगैरह देख, सबसे कहाँ छोड़ा गया है, आयन मंडल में सेट किया गया है, ठीक। और यहाँ बाहिर मंडल हीलियम हाइड्रोजन गैस का है, वहाँ यहाँ कौन कौन गैस है, हीलियम हाइड्रोजन। और सूर्य तो खुद जो है आग का गोला है, हीलियम और हाइड्रोजन का संलयन है, क्या है जी। अब विखंडन जब होता है तो विस्फोट होता है। ओके आगे बढ़े,
हम जल की चर्चा कर रहे थे। देखिए कितना खूबसूरत है जनन करें। आप पूछ देंगे तो कान पकड़ के बाहर हम कर देंगे, नहीं बता पाई तो होशियार कम बनो थोड़ा। तो जल प्राकृतिक संसाधन है, उपयोगिता जिसने भी करनी। पृथ्वी पर आते हैं, ये आपका पृथ्वी है। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल बाबू? पृथ्वी पर 71% जल है, 29% स्थल है। 29% स्थल में 7 गो महादेश है, सोचिए। 71 पर सबसे ज़्यादा जल ही है, इसलिए फिर ऊपर से जब देखा जाता है अंतरिक्ष से तो नीला दिखता है पृथ्वी, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। कोई दिक्कत बाबू? और आगे बढ़ते हैं, चुपचाप होके सुने खाली। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? मैंने 71% जल, 29% स्थल, इसलिए पृथ्वी को। आगे बढ़े, अब देखिए आगे। अगर हम पूरे जल को पृथ्वी पर मान लेते हैं सर, अगर जल 100 है, 71% ही जल है, तो इसमें कई प्रतिशत सल मीठा जल में रहेगा, मीठा और कड़वा। तो आपको बता दे बउआ 97.5% जल। अगर ये जल 71% है ना, तो उसमें अगर जल को मान लो 100, तो 97.5% जो है कैसा जल है? कड़वा जल है। और 2.5% ही मृदु जल है, पीने योग्य जल। और हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग की तरफ मृदु जल है। सऊदी अरब जाओगे तो तेलक जैसे हम लोग पेट्रोल वगैरह नहीं खरीदते हैं, उन लोग जो है पनिया को खरीदता, दहिया खाली पोछ के रह जाता है। हाँ, सेंट मारता गम के लगता है, तो समझे कि नहीं? अल्लाह हबीबा अल्लाह हबीबा करते रहेगा। समझ गए कि नहीं? समझे कि नहीं? जल संसाधन प्रकृति से उपयोगिता दृष्टि से नवीकरणीय, इसलिए जल का संरक्षण करना बहुत ही क्या है? अनिवार्य है, बहुत ही जी। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें जी। अब देखते हैं कि इस जल का स्रोत, पृथ्वी पर जल स्रोत कितने भागों में? 4 भागों में होता है। ये पृथ्वी जो है, इस पर जल स्रोत कितने भागों में? 5वां भाग आप नहीं बता सकते। भूपृष्ठीय जल मिलता है, ध्यान से सुनना, चुपचाप सुनिए खाली। भूपृष्ठीय जल, 2 में आपको बताते हैं भूमिगत जल, तीन में आपको बताते हैं वायुमंडलीय जल, चार में महासागरीय जल, अब सुनिएगा। पहला है भूपृष्ठीय जल, स्क्रीन पर आ रहा है। भूपृष्ठीय, पृथ्वी पर जल इतनी जगह पर है। ये कहाँ बउआ? पृथ्वी पर जल इतना ही जगह पर है। भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल, बस 4 भागों में पृथ्वी पर जल है। कितने भागों में है? 4 भागों में। भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल, महासागरीय। 5वां बताना कि हाँ सर 5वां में ई है, हम जानते हैं ना। तो भूपृष्ठीय जल में आपका कौन आ जाएगा? तालाब। कौन आ जाएगा बाबू? तालाब का जल भूपृष्ठीय में आ जाएगा। भूमिगत जल में कौन आ जाएगा? तालाब, नहरा, पाइन, आहरा, झरना, ये सब कौन जल में है? भूपृष्ठीय जल। कोई दिक्कत? अब भूमिगत जल में कुआं हो गया, ट्यूबवेल हो गया, बोरिंग वगैरह, चापाकल, चापा स्किन पर आ रहा बाबू हैं। वायुमंडलीय जल में आपका कौन आ जाता है? बादल। बादल नहीं घूमते रहता है। महासागरीय जल में कौन आ जाता है? समुद्र। महासागरीय जल में आप कोई पूछो कि सर ये बताइए ई जल केकरा में आएगा? तालाब का, नली का जल केकरा में आएगा? और किस में आएगा बोलो? किस में आएगा? किस क्या आएगा जी? भूपृष्ठीय का। कहाँ आएगा जी? नदी का जल कहाँ आएगा? नली का जल, तालाब का जल, छत पर जल, भूपृष्ठीय में आएगा। अरे छत पर जल रहते वायुमंडल में आए, भूपृष्ठीय में आएगा जी। सबसे ज्यादा बारिश विषुवत रेखा पर, सबसे ज्यादा बारिश, खूब गर्मी, खूब पानी सोखता है, खूब बारिश होता है, पेड़ पौधे भी खूब लंबे होते हैं। कोई दिक्कत बाबू? भूपृष्ठीय जल तालाब, भूमिगत जल कुआं। माने पृथ्वी पर जल 4 स्रोतों में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर जल कितने स्रोतों में बाबू? जी हाँ, पृथ्वी पर जल 4 स्रोतों में पाए जाते हैं। चुप सुन। पृथ्वी पर जल जो है 4 स्रोतों में पाए जाते हैं। भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल, महासागर। भूपृष्ठीय जल में तालाब, भूमिगत जल में कुआं, वायुमंडलीय जल में बादल, महासागरीय जल में समुद्र। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति कारण पृथ्वी को नीला ग्रह। एगो मजगर चीज पूछे,
बताओ तो बाबू, 2 गो के सबसे ज्यादा केकर जल के इस्तेमाल करते हैं? 4 गो। पृथ्वी पर जल स्रोत 4 भागों में पाए जाते हैं। कई भागों में पढ़िएगा, मिलेगा लाइन बैलेंस, समझे? और सबसे ज्यादा कितना प्रतिशत जल, कड़वा जल कितना प्रतिशत, और कितना प्रतिशत मृदु जल? इसलिए जल का संरक्षण करना चाहिए, पीने योग्य को मृदु जल का, तो इसलिए जल को बचाना चाहिए। और कितना प्रतिशत जो है जमीन है, कितना प्रतिशत जो है जल है? 71 पूरा पृथ्वी में। ओके, अगर जल को 100 मानते हैं तो 97.5 कड़वा, 2.5 मृदु, मोटा मोटी माना जाता है। ऐसे 96.6 आएगा। तो किसका किसका ज्यादा इस्तेमाल करते, बोलो? 2। वाह। और भूमिगत 2 गो के ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत? अब हम लोग समझते हैं कि जल की मात्रा, किताब रे, अब किसकी मात्रा समझते हैं जी? कितना मजगर चीज पढ़ रहे हैं, समझ गया कि ना? तो ये भी है कि खत्म होने वाला तो नहीं है, लेकिन प्रदूषित होने वाला है या नहीं है? एकदम प्रदूषित हो सकता है। क्या हो सकता है? आगे एंजॉय करें, थोड़ा सा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो समझ गए, पृथ्वी पर जल कितने स्रोतों में? 4 से। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण क्या कहते हैं? नीला ग्रह। क्या कहते हैं उसको? नीला ग्रह। क्या कहा जाता है? सबसे ज्यादा इस्तेमाल भूपृष्ठीय और भूमिगत जल। अब ये देखिए आपका पृथ्वी है, ये आपका क्या है? पृथ्वी। ठीक, ये क्या आपका क्या है? ये कौन रेखा? विषुवत रेखा, 0 डिग्री है। इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, गोलवा के आधारित, इसलिए गोलार्ध कह सकते हैं कि नहीं? इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसको क्या कहते हैं बाबू? जी हाँ, इसको क्या कहते हैं? जल। अब सबसे लड़का, सबसे ज्यादा जमीन कौन गोलार्ध में? उत्तर में किधर? मानचित्र में कि ऊपर और नीचे दक्षिण हो गया। सबसे ज्यादा कहाँ है? जल के गोला का आधा, इसलिए गोलार्ध का दी। उत्तरी गोलार्ध, सबसे ज्यादा जमीन कने उत्तरी में कि दक्षिण में? संसार के मानचित्र देख लो, ऊपर है कि नीचे? तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल गोलार्ध भी कहते हैं, स्थल। और दक्षिण गोलार्ध को क्या कहते हैं? जल गोलार्ध, क्योंकि इसमें जल गोलार्ध। यू डू ना। अब बताओ महासागरों की संख्या, महासागरों की संख्या पहले 5 हो गए, 7 हो गए, और बाद 4 भी बोलते। अरे महासागरों की संख्या 4 ने रे। अरे महासागरों की संख्या कितना महासागर है? तो हमरो कन्फ्यूज आ जाता है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, 4 हुआ रे। पूछ रहा लड़का कि सर गाना फिर कैसे हो गया 7 समुद्र पार से में? तो प्यार मोहब्बत में बेसी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। प्यार मोहब्बत में गाना नहीं सुना होगा, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। हम लोग अच्छा कोई प्यार मोहब्बत करते तो हम लोग तुम पढ़ रहा, हम पढ़ा रहे हैं तो भुला जाएंगे कि? तो कह रहे दुनिया भुला जाएगा। आदमी भी गजब यार, छूटता है उसका जो है क्या चीज, ट्रेन छूटता है, आदमी छूट जाता है तो कहता है ट्रेन में छूट गया, तो उसका छोड़िए, है ना जी। प्यार मोहब्बत में दुनिया भुला देता है। कहता तुम धरती पर चाहे जहाँ भी रहोगी, हम तेरी खुशबू पहचान। आदमी कि कुत्ता सूंघ ले चलेगा कि कहाँ है भाई? तब उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, जल गोलार्ध। तो प्यार मोहब्बत, हाँ, तो प्यार मोहब्बत में सर कैसे हुआ 7 को? तो बताते हैं हम आपको। तो देखिए प्रशांत महासागर है और प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर को कर दिया उत्तरी प्रशांत महासागर और जिससे फोन करोगे कौन महासागर में? उत्तर में दक्षिण लंबा है तो कहेगा हम दक्षिण में, दक्षिण साइड ही आज। घरों नहीं पूछता कौन रूम हो, तो ठीक उसी प्रकार से उत्तरी प्रशांत महासागर 2 हो गया, उत्तरी और तो 2 हो गया। और ये बताओ अटलांटिक महासागर कै हो गया? 2, उत्तरी और तो कै हो गया? 4 हो गया, 4 में हो गया जी। हिंद महासागर 5, आर्कटिक महासागर 6, आर्कटिक महासागर, हाँ। एगो पृथ्वी पर के कह रहा है ना बउआ, है ना, वो तो बर्फे से ढकल है, वो महासागर ही ना जी, अटलांटिक महाद्वीप ने है वो। हाँ, तो ये कह रहा है ना अबरी कि ये पृथ्वी है ना बउआ विषुवत रेखा, तो ये पृथ्वी के यहाँ पे नीचे नीचे जो है ना हो, तो यहाँ पे नीचे प्रशांत महासागर का भी अंश है। आर्कटिक क्या अटलांटिक महासागर क्या चाहिए? अटलांटिक अरे क्या है अटलांटिका महासागर भी है ना जी, इधर भी पाया जाता है। और यहाँ का जलीय जीव अलग अलग है, इसलिए बोल रहा कि अब दक्षिणी महासागर हो जाएगा। तो 7 समुद्र हुआ रे, अरे 7 समुद्र हुआ, लेकिन महासागरों की संख्या 4, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, है ना जी, हुआ 4। अब 5वां में कौन बनेगा? दक्षिणी हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर। कौन महासागर जी?
कहा कि यहाँ के जलीय जीव कुछ अलग अलग पाया जाता है। कोई दिक्कत? अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। कोई दिक्कत जी? इसलिए इसको बोल रहा कि दक्षिणी मने महासागर बनेगा। 5 गो हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? विश्व के कुल मृदु जल का लगभग 75% अंटार्कटिक ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की चादर में हिमनद है। ग्रीनलैंड देखिए एकदम ऊपर में, देखिए उत्तर में लिखल है ग्रीनलैंड, बीचों बीच में नहीं लिखल है, व्हाइट कलर पर है ग्रीनलैंड उतना। मैंने 75% हो जाए अपनी मृदु जल है और 2.5% इधर उधर मृदु जल है, भूमिगत के अंदर है मृदु जल, मीठा जल है। कहीं कहीं का तो भूमिगत जल जरा कड़वा लगता है, जिससे नानी घर जाते हो, मौसी घर जाते हो, कैसा जल आपको लगता है पीने में? अच्छा लगता है? नहीं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी। तो आज का क्लास इतना ही मजा आया, इस पर कल क्वेश्चन देंगे। मिलते हैं फिर, 1 मिनट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को अगर वीडियो पसंद आता तो सब्सक्राइब और लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, है ना। आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।